आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मतलब आज का जो विषय है ना वो बहुत ही दिलचस्प है और हाँ, और ये सीधे तौर पर नौकरी पेशा लोगों के अधिकारों से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि जब अदालत में कोई फैसला आता है तो क्या वो केवल केस लड़ने वालों तक ही सीमित रहता है या फिर उसका असर बाहर बैठे लोगों पर भी पड़ता है। एकदम सही। और आज की ये पूरी चर्चा मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के अधिवक्ता अविनाश साहू जी द्वारा किए गए एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने सर्विस लॉ यानी सेवा कानून की बहुत ही जटिल परतों को खोला है। हाँ, तो एक आसान उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में किसी एक व्यक्ति का कोर्ट केस पूरी टीम के प्रमोशन या सीनियरिटी को ही बदल देता है। ऐसे में बाकी लोग क्या करेंगे? क्योंकि वे तो कभी कोर्ट गए ही नहीं थे। बिल्कुल, वे तो अपने काम में लगे थे। यहीं से ये समझना जरूरी हो जाता है कि सर्विस लॉ में ये कितनी आम बात है। देखिए, अगर मैं इसे आसान भाषा में बताऊं तो सर्विस मामलों में ये बहुत ही सामान्य स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार शामिल थे, इस मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट बात कही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति मूल मुकदमे का हिस्सा ही नहीं था तो वो अदालत के फैसले से कैसे प्रभावित होता है? होता क्या है ना कि किसी भी सरकारी विभाग में एक कैडर होता है। अच्छा। मतलब कुर्सियों की संख्या सीमित होती है। अगर अदालत के आदेश से एक व्यक्ति को ऊपर की कुर्सी मिल जाती है तो जाहिर है कि नीचे वालों की जगह खिसक जाएगी। डोमिनो इफेक्ट की तरह। बिल्कुल, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसा प्रभावित व्यक्ति भले ही वो केस में शामिल न हो, फिर भी वो उचित मंच के सामने जाकर फैसले के रिव्यू की मांग कर सकता है या उसे चुनौती दे सकता है। अरे वाह, मतलब न्यायपालिका किसी को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं कर सकती कि उसका नाम फाइल में नहीं था। एकदम सही। अधिवक्ता अविनाश साहू जी ने अपने विश्लेषण में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। लेकिन देखिए, आमतौर पर तो एक धारणा होती है ना कि केवल वही लोग फैसले की समीक्षा या रिव्यू मांग सकते हैं जो कोर्ट में अपना केस लड़ रहे थे। हाँ, सामान्य नागरिक कानून या सिविल लॉ में यही नियम है। तो फिर यहाँ अलग क्यों है? अगर हर कोई फैसले को चुनौती देने लगेगा तो अदालतों में मुकदमों की बाढ़ नहीं आ जाएगी? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि सर्विस लॉ में इस नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए हमें 1997 के एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले को देखना होगा, के अजीत बाबू बनाम भारत संघ। मैंने इस विश्लेषण के नोट्स में इसका नाम पढ़ा था। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सर्विस मामलों में कुछ विशेष परिस्थितियां बन सकती हैं जहां फैसले का प्रभाव पूरे विभाग पर पड़ता है। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि वो व्यक्ति भी रिव्यू की मांग कर सकता है जिसके अधिकारों पर उस निर्णय का सीधा असर पड़ा हो। मतलब प्रत्यक्ष प्रभाव या डायरेक्ट इम्पैक्ट होना चाहिए। एकदम सही। हवा में बात नहीं हो सकती, आपका कोई ठोस नुकसान होना चाहिए। तो अगर किसी की सीनियरिटी गिर गई है तो वो ट्रिब्यूनल जा सकता है। हाँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या स्टेट ट्रिब्यूनल इसी काम के लिए होते हैं। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है बल्कि ये न्याय की मूल भावना से जुड़ा है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मतलब किसी की गैर मौजूदगी में उसके करियर का फैसला कैसे हो सकता है? और इसी को कानूनी भाषा में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। अधिवक्ता अविनाश साहू जी के विश्लेषण में एक और केस का जिक्र है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। कौन सा केस? 2007 का रामराव बनाम MG महेश्वर राव मामला। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को सुने बिना ही कोई फैसला उसके अधिकारों को छीन लेता है या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या सक्षम मंच के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। मतलब उसे अपनी बात रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि किसी भी इंसान के अधिकारों में कटौती करने से पहले उसे सुने जाने का अधिकार मिलना ही चाहिए। राइट टू बी हर्ड। हाँ, एक बंद कमरे का समझौता किसी तीसरे व्यक्ति की रोजी रोटी नहीं छीन सकता। सही कहा। अब तक की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि रास्ता खुला है, लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए साबित क्या करना होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी यूं ही उठकर ट्रिब्यूनल का समय बर्बाद नहीं कर सकता। बिल्कुल, कोई तो थ्रेशोल्ड होगा ना। हाँ, और इसका जवाब हमें 2019 के एक अहम मामले से मिलता है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नरेश कुमार बद्री कुमार जागद। इस नाम पर विश्लेषण में काफी जोर दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि एक शर्त पूरी करनी होगी। वो क्या? व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि वो उस आदेश से प्रभावित एक पीड़ित व्यक्ति है।
पीड़ित व्यक्ति यानी अग्रीव्ड पर्सन। एकदम सही। यदि कोई कानूनी रूप से अग्रीव्ड पर्सन है, केवल तभी वो रिव्यू या अन्य कानूनी उपाय अपना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे फैसला पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। कागजों पर ये दिखाना होगा कि क्या नुकसान हुआ है, प्रमोशन रुका है या सीनियरिटी गई है। ठोस सबूत चाहिए। हाँ, अदालतें केवल वास्तविकता में हुए नुकसान को देखती हैं। तो न्यायालय ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी के अधिकार केवल इस तकनीकी कारण से खत्म नहीं किए जा सकते कि वो मूल मुकदमे की फाइलों में एक पक्षकार के रूप में दर्ज नहीं था। जी, ये न्याय और व्यावहारिकता के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। बहुत खूब। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा को संक्षेप में समेटें तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत हुई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच के विचार से। फिर 1997 का के अजित बाबू केस, जिसने गैर पक्षकार को रिव्यू मांगने का रास्ता दिखाया। फिर 2007 का रामराव केस, जिसने प्राकृतिक न्याय की बात की। और आखिर में 2019 का नरेश कुमार बद्री कुमार जगत केस, जिसने पीड़ित व्यक्ति की लक्ष्मण रेखा खींच दी। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के अधिवक्ता अविनाश साहू जी द्वारा समझाए गए इन कानूनी सिद्धांतों ने ये साबित कर दिया है कि कानून में पूरी व्यवस्था है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। एकदम सही। और ये जानकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक हथियार की तरह है जो किसी विभाग या बड़े कैडर का हिस्सा है, क्योंकि जानकारी होने पर ही लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। सूचना के इस युग में जागरूक होना ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं भी यही सोच रहा था कि अक्सर लोग जानकारी के अभाव में हार मान लेते हैं। हाँ, लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हमने ये तो जान लिया कि एक पीड़ित व्यक्ति फैसले को चुनौती दे सकता है, लेकिन असली पहेली ये है कि कानूनी दृष्टि से वो कौन सा सटीक बिंदु है जब कोई आम कर्मचारी वास्तव में एक पीड़ित व्यक्ति मान लिया जाता है। आखिर अदालत किन ठोस परिस्थितियों में यह स्वीकार करेगी कि हाँ, आप सचमुच पीड़ित हैं और आपका रिव्यू सुना जाना चाहिए? क्या एक दिन की सीनियरिटी का नुकसान भी पीड़ा माना जाएगा? ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा बारीक बिंदु है जो हर केस के साथ बदल सकता है। बिल्कुल। वो थ्रेशोल्ड क्या है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जो भी लोग इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं, वे जरूर इस कानूनी बारीकी के बारे में खुद सोचें। हाँ, अपने अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय को इतनी सरलता से समझने में बहुत मजा आया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।